Hey everyone, welcome back to my YouTube चैनल क्यूट वांगशन एक्सप्लेनर। आई नो कि मैं फिर से गायब हो गई थी, बट मैं क्या करूँ यार। अभी मेरी फैमिली का कंडीशन थोड़ा ख़राब चल रहा है। मेरे पापा का तबीयत अभी ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, तो मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। बट हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ और जैसे ही मुझे टाइम मिल रहा है मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रही हूँ। आप में से कितने लोगों ने मुझे कहानी का सजेशन दिया है, तो मैं उनमें से हर एक को धीरे धीरे करके ला रही हूँ। और उन्हीं में से मेरी एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझे एक कहानी दिया है। उस कहानी के मुताबिक उनको एक रूथलेस वांगजी देखना था और एक क्यूट सा बट बच्चों जैसे दिमाग का हमारे विंग को देखना था, जो बड़ा तो हो बट उसका दिमाग 5 साल के बच्चे जैसा हो। तो चलो इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा कहानी पे आते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में ऑब्वियसली जियांग फैमिली को दिखाया जाता है। जियांग फैमिली जो एक बिजनेस फैमिली है, जहाँ पर जैंग फैम में एक बिजनेसमैन है जिनका काम बहुत ज़्यादा ही अच्छे से चल रहा है। वहीं मैडम यू जो घर का देखभाल करती है और साथ ही अपने बच्चों का भी। मैडम यू बहुत ज़्यादा ही लालची किस्म की इंसान है। वो अपने लालच को, अपने स्वार्थ को देखती है, उसके अलावा वो किसी को भी नहीं देखती। वहीं उनके बच्चे भी उन्हीं की तरह है, स्वार्थी, अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। और अगर उनका प्रॉफिट हो तो वो कुछ भी कर जाते हैं। उनके घर में एक और शख्स रहता है जिसको मैडम यू बिल्कुल पसंद नहीं करती और उसे नौकरों जैसा ट्रीट करती है। उस बेचारे का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। वो 5 साल के बच्चे जैसा है, बट फिर भी मैडम यू को उसके ऊपर दया नहीं आती है। वो उससे घर का सारा काम करवाती है। वहीं वो लड़का जो हमारा विंग है, वो हर काम करता है, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगा तो उसे खाना नहीं मिलेगा। उसका दिमाग बच्चों की तरह है, तो वो मैडम यू के सामने विद्रोह भी नहीं कर सकता है। मैडम यू के छोटे से आवाज़ लगाने से वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसका कारण भी है। उसका कारण है उसके माता पिता की डेथ। पहले ऐसा नहीं था। पहले वो लड़का बहुत ज़्यादा ही खुशियों से भरी ज़िंदगी जीता था। उसकी फैमिली भी खुशहाल थी। उसका पूरा ज़िंदगी खुशहाल था। वो जहाँ रहता था वहाँ के सारे लोग उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चंचल था, बहुत ज़्यादा ही क्यूट था। सबसे ज़्यादा खूबसूरत ओमेगा था। हाँ, ये ओमेगा वर्स है। वो इस वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा खूबसूरत ओमेगा है। बट एक ट्रेजेडी ने उसकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया, उसके माता पिता को ख़त्म कर दिया। असल में जैंग फैमिया और विंग के फादर दोनों ही अडॉप्टेड भाई थे। यह कहूँ तो जैंग फैमिली ने वी चांगसे को अडॉप्ट किया था। वी चांगसे बड़े थे, उसके बाद जैंग फैमिया का बर्थ हुआ था। वो लोग अच्छे खासे जी रहे थे, बट अचानक ही जैंग फैमिया का फादर का डेथ हो गया। फिर पूरी जिम्मेदारी वी चांगसे के ऊपर आ गई थी। वी चांगसे ने अपना पढ़ाई छोड़कर जैंग फैमिया को पढ़ाया था और उसके बाद जैंग फैमिया शहर में ही बस गए थे। शहर में बसने के बाद उनका पूरा ध्यान अपना काम, अपनी रेपुटेशन को बनाने में लग गया था। वहीं वी चांगसे अपने गांव के घर को देखते थे। उसकी मदर भी, यानी कि जैंग फैमिया की मदर भी बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, जिस वजह से वी चांगसे उसका ख्याल रखते थे। कुछ ही टाइम में जैंग फैमिया ने शादी कर ली। वो शादी भी बहुत ज़्यादा सीक्रेट तरीके से हुई थी, क्योंकि मैडम यू की फैमिली को बिल्कुल भी गरीब लोग पसंद नहीं है। इसीलिए जैंग फैमिया ने अपने भाई और अपनी माँ को बुलाया नहीं था। इस बात को उन्होंने छुपाया था और एक बच्चा होने के बाद उनको पता चला था कि उनकी शादी हो चुकी है। पहले तो उनकी मदर ने बहुत ज़्यादा ही इसमें तमाशा क्रिएट किया था कि आखिर उसका एक लौता बेटा, हाँ क्योंकि वो सक्का बेटा था ना, आखिर वो कैसे अलग ही शादी कर सकता है। यहाँ तक कि उसके बड़े गगा यानी कि वी चांगसे ने शादी नहीं की, तो आखिर वो कैसे छुप कर शादी कर सकता है। ये सुनकर जैंग फैमिया ने अपनी मदर को बहुत ज़्यादा समझाया था कि उस टाइम शादी करना ज़रूरी था। अगर शादी नहीं होता तो वो आज इस मुकाम पे नहीं पहुँचते, क्योंकि शायद तक मैडम यू के फादर ने ही उनके उस कंपनी को बनाने में मदद किया था और इसीलिए जैंग फैमिया ने मैडम यू के साथ शादी रचाई थी। यह कहूँ तो
जैंग फैम में भी थोड़े सेल्फिश किस्म के इंसान थे, जिन्होंने मतलब के लिए मैडम यू के साथ प्यार का झांसा दिया और फिर उनके साथ उन्होंने शादी की और अब उन दोनों ने अपना बच्चा भी कर लिया। बच्चा होने के बाद जैंग फैमिली ने अपनी फैमिली को बताई। उसकी फैमिली पहले तो उसमें नानुकुर कर रही थी, बट फिर अब शादी हो ही चुका है, बच्चा हो चुका है, तो वो क्या ही कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने भी अपना लिया। बट मैडम यू को पसंद नहीं आया, क्योंकि जैंग फैमिली ने इस बारे में उन्हें कभी बताया ही नहीं था कि उनकी मदर और उसका भाई भी है, वो भी गांव में, और जैंग फैमिली गांव के रहने वाले हैं। उनको ये पता ही नहीं था, इसीलिए उस टाइम उन्होंने बहुत ज़्यादा बखेड़ा खड़ा किया था। तब जैंग फैमिली ने कह दिया था कि वो शहर में ही रहेंगे, गांव से उनका कोई नाता नहीं है। ये सुनकर उनकी मदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, बट वी चांगसे ने समझा दिया था कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें बढ़ने दीजिए। इस घर को हम संभाल लेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस घर को बेचकर हम जंग फैमिली को दे देंगे। आप घबराइएगा नहीं, मैं जायदाद में कोई भी हिस्सा और कोई भी बंटवारा नहीं मांगूंगा। ये सुनकर जैंग फैमिली की मदर को बहुत ज़्यादा ही इमोशनल फील हुआ था और उसने सारा जायदाद वी चांगसे के नाम ही कर दिया था। उस टाइम पे मैडम यू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था कि ये दो कौड़ी का इंसान कैसे इतना सारा प्रॉपर्टी ले सकता है। बट उस टाइम जैंग फैमिली की मदर ने गुस्से में कह दिया था कि तुम दोनों तो शहर में रहने वाले हो ना, तो रहो शहर में, गांव की पूरी जायदाद मैंने वी चांगसे के नाम कर दी है। ये सुनकर मैडम यू को बहुत गुस्सा आया था, बट जैंग फैमिली ने समझा दिया था, क्योंकि वो अपने भाई और अपनी माँ की बातों को भी टाल नहीं सकता था, इसीलिए फिर वो शहर में बस गए। वहीं दूसरी तरफ वी चांगसे अब शादी के योग हो चुके थे, उनका 29 साल चल रहा था। तब जैंग फैमिली की मदर ने उसका विवाह करवाया था, वो भी गांव के एक लड़की से, एक ओमेगा लड़की से, जिसका नाम चांगसे सरन था। उनका एक छोटा सा बेबी हुआ, जो बहुत ज़्यादा क्यूट था और बहुत ज़्यादा शरारती भी। वी चांगसे की मेहनत के कारण वो वहाँ का मुखिया भी बन गया। सभी लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, खासकर हमारे छोटे से विंग को, क्योंकि विंग छोटा सा था, बहुत ज़्यादा चंचल था, बहुत ज़्यादा शरारती था, सभी के दिल को मोहने वाला था, मन मोहना था वो, बहुत ज़्यादा क्यूट। सभी लोग उसे बहुत ही प्यार करते थे। वो पूरा गांव ही विंग का घर था। विंग कहीं भी कभी भी चला जाता था और सभी लोग उसे अपने बच्चे जैसा ही ट्रीट करते थे। वहीं विंग भी सभी लोगों को अपनी छोटी मम्मा, बड़ी मम्मा, ग्रैंड माँ, दादी, नानी, चाची, चाचा, ये सब बुलाता था। वो पूरी फैमिली बना चुका था। और अब धीरे धीरे करके विंग बड़ा होता गया। वो गांव ज़्यादा विकसित नहीं था, इसीलिए सिर्फ वहाँ पर 12वीं तक की पढ़ाई की जाती थी। उसके बाद की पढ़ाई के लिए उन्हें शहर आना पड़ता था। विंग जाना नहीं चाहता था, बट वी चांग से अपने बच्चे को, अपने ओमेगा बच्चे को पढ़ाना चाहते थे। वो उसे अपने ही पैरों पर खड़ा करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने विंग का एडमिशन शहर में करने का सोच लिया था। वो जैंग फैमिली से बातें करते हैं। जैंग फैमिली भले ही लालची किस्म के इंसान हो, भले ही कैसे भी हो, बट वो अपने भाई और अपनी मदर का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, इसीलिए उसने कह दिया था कि ठीक है भैया, आप आ जाइए और साथ ही आप पूरी फैमिली को लेके आइएगा। इतने साल हो गए हैं एक दूसरे से मिले हुए और मैंने भी माँ को नहीं देखा है, तो सभी एक बार मिल लेंगे। हम लोग गाँव नहीं जा पाते और आप लोग शहर नहीं आ पाते, आज फाइनली आप आ रहे हो तो अच्छे से आना, 2-4 दिन रुक के ही जाना। ये सुनकर वी चांगसे ने भी हामी भर दी थी और फिर क्या, सभी लोग निकल चुके थे जैंग फैमिली के घर के लिए। बट रास्ते में ही सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ, क्योंकि वो जिस ट्रेन में आ रहे थे उस ट्रेन का बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया और उस ट्रेन में जितने भी लोग सवार थे उनको बुरी तरीके से गंभीर चोट लगी थी। सभी लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया था। सभी लोगों को इतनी बुरी तरीके से चोट लगी थी कि कई लोग तो वहीं पर ही अपना दम तोड़ चुके थे और उसमें विंग की फैमिली भी शामिल थी। उसके फादर, उसकी मदर, उसकी ग्रैंडमा, सभी लोग वहीं पर ही दम तोड़ चुके थे। विंग को भी बहुत गहरी चोट लगी थी, उसके सर में बुरी तरीके से चोट लगी थी, जिसका इलाज किया गया था। विंग को बहुत ज़्यादा मुश्किलों से बचाया गया था और जब ऐसी हालत होती है तो उनके फैमिली मेम्बर को बताया जाता है, उनके बारे में जांच पड़ताल किया जाता है।
जांच पड़ताल में उन्हें पता चला कि जैंग फैंगमैन उसके फैमिली मेंबर है, तो उन्हें बताया गया। जैंग फैंगमैन को जब पता चला कि उसके भाई और उसकी मदर, उसकी भाभी का डेथ हो गया है और साथ ही विंग का बहुत बुरा हालत हो गया है, तो वो भागते हुए वहाँ पहुँचे थे, क्योंकि वो सच में अपनी मदर के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी भाभी के लिए बहुत ज़्यादा ही टेंस में थे, विंग के लिए टेंस में थे। बट मैडम यू को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो तो अपने घर में बैठकर वही चैनल देख रही थी जिसमें न्यूज़ बताया जा रहा था कि आज ट्रेन हादसा हुआ है और इतने लोग मर गए। बट इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट जैसे ही पैसे की बात आई कि जितने लोग मरे हैं वहाँ पर, उन लोगों के लिए उन्हें 1-1 लाख मिलेगा और जिन्हें भी चोट पहुँची है उनका भी उन्हें मुआवजा मिलेगा, तो मैडम यू की आंखें चमक उठी थी और वो भी रोने की एक्टिंग करते हुए हॉस्पिटल पहुँचती है। हॉस्पिटल में जैंग फैंगमैन जेनुइनली रो रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी मदर और अपनी माँ और अपने भाई को खो दिया है, अपनी भाभी को खो दिया है, तो बहुत ज़्यादा रो रही थी। वही मैडम यू जानबूझ के रो रही थी, या कहूँ तो दिखावे से रो रही थी। वो दिखा रही थी कि उसे कितना ज़्यादा दुख हुआ है। वहाँ पर पुलिस मेंबर्स भी थे। वो लोग मैडम यू से पूछने लगे कि आखिर आप लोगों का रिश्ता क्या है। फिर मैडम यू बताती है कि ये मेरी भाभी थी, ये मेरे पति का भाई था, ये मेरी सासू माँ थी और वो मेरा नीस है। ये बोलकर वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर उन लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है। सभी में पुलिस शामिल थे। मैडम यू तो दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसे इतने ज़्यादा पैसे जो मिलने वाले हैं। एक इंसान की डेथ में उन लोगों को 1 लाख मिलने वाला था, तो यहाँ तो 3-3 लोगों की मौत हुई थी, तो उन्हें 3 लाख मिलेगा। और साथ में विंग का भी बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसे कम से कम 80,000 तो मिल ही जाएंगे। वाओ! वो कितनी ज़्यादा हैप्पी थी। वहीं जैंग फैम में वो तो अपनी मदर, अपने भाई और अपनी भाभी के जाने से बहुत ज़्यादा दुखी थे। वो विंग का पूरी जिम्मेदारी उठाने वाले थे। उस टाइम मैडम यू को गुस्सा तो आया था कि जैंग फैम में विंग का पूरा जिम्मेदारी उठाने की बात कर रहे हैं, बट उन्हें खुशी भी थी, क्योंकि विंग अगर ऐसी बीमार रहेगा, अगर विंग की हालत ख़राब रहेगी, तो उसके इलाज के लिए सरकार उन्हें पैसे देते रहेगी। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थी और उन्होंने भी कह दिया था कि वो विंग का देखभाल करेंगे। फिर क्या, हर महीने विंग के इलाज के लिए सरकार की तरफ से उन्हें पैसे मिलने लग गए। और उस एक्सीडेंट में विंग ने अपनी याददाश्त खो दी। विंग छोटे बच्चों जैसा हो गया। बट मैडम ये को उससे क्या, वो तो विंग के जो इलाज के लिए पैसे आ रहे हैं वो उसी से ही बहुत खुश है। और जब विंग ठीक होने लगा, तो मैडम यू ने जानबूझ के विंग को ऐसी दवाइयाँ देना स्टार्ट कर दिया जिससे विंग पागल का पागल ही रहे, उसका दिमाग छोटे बच्चे जैसा ही रहे, ताकि उसे और भी ज़्यादा पैसे मिल सके, क्योंकि जब तक विंग ठीक नहीं होगा तब तक उसे पैसे मिलते रहेंगे। बट हाँ, वो विंग को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि विंग गरीब इंसान था उनके हिसाब से। भले ही विंग गांव के मुखिया का बेटा हो, भले ही विंग के पास करोड़ों की जायदाद हो, बट फिर भी मैडम यू को घिन आती थी विंग को देखकर, क्योंकि वो समझती थी कि गांव वाले लोग गवार होते हैं, गांव वाले लोग बहुत ज़्यादा ही घटिया होते हैं, तो वो विंग को बहुत ज़्यादा तुच्छ नज़रों से देखती थी। बट जब उन्हें ये पता चला कि विंग के नाम पे कितनी ज़्यादा जायदाद है, तो उनकी आंखें तो और भी ज़्यादा खुशी से चमक उठी थी। उस टाइम विंग सिर्फ 17 साल का था, इसीलिए उसका पूरा जायदाद उनके नाम पे हो ही नहीं सकता था। विंग का पूरा जायदाद अगर उन्हें लेना है, तो उन्हें विंग के होश में आने का इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी कि विंग अपने पूरे होशो हवास से अगर अपना पूरा जायदाद मैडम यू के नाम करेगा, तब जाके ये माना जाएगा। नहीं तो विंग का एज 20 साल होना ही चाहिए, तब जाके वो विंग का पूरा जायदाद अपने नाम पे करवा सकती है। बट वो विंग को ठीक नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर विंग ठीक हुआ तो पागल कुत्ते ने काटा है जो उसका पूरा पैसा वो मैडम यू के नाम करेगा, नहीं ना। तो उन्होंने सोचा कि विंग को पागल ही रहने दो और उसका पूरा जायदाद हम धीरे धीरे करके हड़पते रहेंगे। यही सोचकर उन्होंने ये चाल चली थी। बट कौन कहता है कि चालाकी, मक्कारी और इविल पर्सनैलिटी के लोग ज़्यादा टाइम तक अच्छे से रह पाएंगे, वो अच्छे से खुशहाल रह पाएंगे।
वैसा ही हुआ। भगवान ने भी उनको दिखा ही दिया कि अगर आप बिना ईमानदारी के पैसे कमाना चाहो, अगर आप गद्दारी करो, तो एक ना एक दिन वो गद्दारी पकड़ा ही जाती है। और ऐसे ही एक दिन की बात है, जैंग फैमिया बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे थे क्योंकि उन्होंने जो एक गद्दारी की थी वो सामने आ गया। असल में जियांग फैमिया प्लेन बनाते हैं, या कहूँ तो वो दूसरे दूसरे कंपनियों की मदद करते हैं। दूसरे बड़े कंपनी बहुत सारा काम करते हैं, तो उनके पास ये छोटा मोटा काम करने के लिए टाइम नहीं रहता। वो अपना मटेरियल जैंग फैमिया की कंपनी में देते हैं और जैंग फैमिया की कंपनी उन्हें जोड़ ताड़ कर देती है। वैसे ही एक बहुत बड़ी कंपनी थी, लैंड कंपनी, जिन्होंने जैंग फैमिया पे भरोसा करके अपना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया था जैंग फैमिया को, प्लेन बनाने का, जिसमें का पूरा प्रोजेक्ट उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे से, बहुत ज़्यादा सिक्योर तरीके से किया था। लैंड कंपनी हमेशा ही ईमानदारी के नाम पे चलती है, हमेशा ही बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, कोई भी गद्दारी नहीं करती, किसी भी तरीके से अपने प्रोडक्ट में कमी नहीं छोड़ती है। और उन्होंने अपने मटेरियल को भी बहुत अच्छे से बनाया था। उन्होंने हर एक पार्ट को बहुत अच्छे से बनाकर जैंग फैमिया की कंपनी में भेजा था और उन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि आप इन्हें अच्छे से जोड़ देना। बट जैंग फैमिया को तो प्रॉफिट कमाना था, तो उन्होंने गद्दारी किया। जो असली मटेरियल है उन्हें बदल दिया एक नकली मटेरियल से, जो बहुत ज़्यादा सस्ता हो, उसे बदल कर उन्होंने वैसा ही ढांचा तैयार किया जैसे दिखने में लगे कि हाँ, जो लैंड कंपनी ने उन्हें दिया था वो वही मटेरियल है। बट असल में वो तो खराब मटेरियल है जिसे उन्होंने अपना कस्टमाइज करवाया था। जैंग फैमिया ने पूरा तैयार किया और बहुत ही अच्छे से उन्हें लैंड कॉर्पोरेशन को डिलीवर भी कर दिया। वही लैंड कॉर्पोरेशन, उन्हें शायद तक जैंग फैमिया पे विश्वास था, इसीलिए उन्होंने विश्वास करके ज़्यादा अच्छे से उसे चेक नहीं किया और उसके बाद उसका उन्होंने यूज़ करने स्टार्ट कर दिया था। कुछ सालों तक वो ठीक ठाक था, बट अचानक ही उसका बहुत बुरा तरीके से एक्सीडेंट हो गया। वो ऊपर ही ब्लास्ट हो गया और उसका कारण था उसका एक पार्ट बुरी तरीके से उसके बॉडी से अलग हो गया था। यानी कि अगर प्लेन हवा में उड़ रहा है और अगर हल्का सा भी कुछ पार्ट मिसिंग हो जाए या उड़ जाए ना, तो वहाँ पर अंदर वायु का तापमान बहुत तेज़ी से गिरने लग जाता है और अंदर लोगों का सफोकेशन होने स्टार्ट हो जाता है और प्लेन डिसबैलेंस हो जाता है। और ऐसी ही कंडीशन में वो प्लेन क्रैश भी हो जाता है। और ऐसा हुआ भी पहली बार, लैंड कंपनी में पहली बार ये हुआ था कि उनका प्लेन क्रैश हुआ था। लैंड कंपनी हमेशा दावा करती थी कि उनका प्लेन कभी भी क्रैश नहीं हो सकता, कभी भी टूट नहीं सकता। बट ये कैसे हो गया उन्हें पता नहीं, और लैंड कंपनी ने अपना पूरा जिम्मेदारी लैंड मतलब जियांग कॉर्पोरेशन को ही दिया था कि अगर प्लेन ज़मीन पे उतरे तो उसे अच्छे से प्रॉपरली चेक भी करना होता है, और ये चेक करने का काम भी उन्होंने जियांग कॉर्पोरेशन को ही दिया था। बट वहाँ इतने ज़्यादा गद्दार भरे पड़े हैं, पैसे बचाने के चक्कर में जियांग फैमिया अपने जो लोग हैं उनको अच्छे से चेक करवाते ही नहीं थे। इसीलिए आज इतना बड़ा क्रैश हुआ है जिसमें पूरे 300 लोगों की मौत हो गई है। और इसी कारण लैंड कंपनी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वो इसलिए गुस्से में नहीं है कि उन्हें पेनल्टी भरनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे। वो इसलिए गुस्से में है क्योंकि उनके उनके उस प्लेन में पूरे 300 लोगों की जान गई है। वो बहुत बड़ी बात होती है। वो हमेशा दावा जो करते थे कि उनका कंपनी कभी भी बुरा प्रोडक्ट नहीं बनाता, कभी भी उनका प्लेन क्रैश नहीं होगा। आज उनका प्लेन क्रैश हुआ है और वो भी एक मिस्टेक के कारण, एक गलत सामान के यूज़ के कारण। उनके ऊपर कितना बड़ा दाग लगा है वो जानते हैं, इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा है। ये तो रही एक कारण, और दूसरा कारण जिससे लैंड कंपनी के साथ साथ लैंड फैमिली भी बहुत ज़्यादा ही आग बबूला है, क्योंकि
उनके फैमिली मेंबर उस प्लेन में बैठे हुए थे और उस प्लेन का एक्सीडेंट होने के कारण उनकी फैमिली मेंबर भी उस प्लेन में क्रैश हो गए। तो चलो अब हम लैन फैमिली के बारे में जानते हैं। लैन फैमिली जो चाइना की सबसे ज़्यादा रिच फैमिली मानी जाती है, बट डाउन टू अर्थ। वो कभी भी ईगो वाले नहीं हैं। वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे इंसान हैं। सभी लोग वहाँ जितने भी लोग हैं वो सभी लोग अच्छे हैं। तो चलो लैन फैमिली के बारे में जानते हैं। लैन फैमिली में सबसे बड़े थे चिंग हेंजुन, उनकी वाइफ चिंग हेंजुन के दो बच्चे लान सीचन, लान वांगजी। सीचन की शादी हो चुकी थी, उनकी वाइफ थी और उनका एक छोटा सा बेबी था। वही वांगजी अभी तक कुंवारा था क्योंकि उसे अभी कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसके साथ वो शादी कर सके, और उसे ओमेगा में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है क्योंकि उसे बिल्कुल भी ओमेगा पसंद नहीं आते। उनकी फेरोमोन उसे सफोकेट फील करवाती है, इसीलिए वो हमेशा ही ओमेगा से दूर भागता है। वहीं लान कुरैन जो लान चिंगेन जिनके भाई हैं, वैसे तो उनके पास खुद का जेट है, वो खुद का ही प्लेन बनाते हैं, बट कभी कभार अपना काम को थोड़ा हल्का करने के लिए वो दूसरे कंपनी के साथ भी मर्ज हो जाते हैं और वो मर्ज करके अपना काम हल्का भी कर लेते हैं। उन्होंने जितने बार भी काम किया है, जितने लोगों के साथ अपनी कंपनी को मर्ज किया है, वो सभी लैंड कंपनी के साथ बहुत अच्छे से रहते थे और कभी भी उनके साथ गद्दारी नहीं करते थे। बट पहली बार ये हुआ है जब उन्होंने पहली बार जैन फैमिली पे विश्वास किया था, जैन कॉर्पोरेशन पे विश्वास किया था, वो भी जिन फैमिली के कहने पर। जिन फैमिली जिन फैमिली भी बहुत अच्छी फैमिली है। उनमें सबसे बड़ा उनका बेटा जो यानली की क्लास में ही पढ़ता है या कॉलेज में पढ़ता है, वो दोनों प्यार करते हैं, जिस वजह से यानली के फादर यानी कि जैंग फैमिली का रिश्ता भी जिन फैमिली के साथ अच्छा था। जिन फैमिली को उन्होंने बोला कि उन्हें भी लैंड कॉर्पोरेशन से काम दिलवा दीजिए, और लैंड कॉर्पोरेशन में जिन कॉर्पोरेशन पहले से ही मर्ज था, इसीलिए लैंड कॉर्पोरेशन ने जिन कॉर्पोरेशन के कहने पर जैंग फैमिली को काम दे दिया और उन्होंने विश्वास किया था कि जैंग फैमिली अच्छे से काम करेंगी। बट नहीं, उन्होंने गद्दारी की जिसकी वजह से आज इतना बड़ा क्रैश हो गया। वहीं दूसरी तरफ हमारी लैंड फैमिली जो डाउन टू अर्थ है, हमारे चिंग हेंजुन और उनकी वाइफ जो बहुत ज़्यादा प्यारे कपल है, वो बहुत ज़्यादा ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वहीं वांग जी अपने मदर फादर का लाडला था, वो अपने मदर फादर की जान था। वहीं उसके मदर फादर भी वांग जी की जान थी। वांग जी अपने मदर फादर के लिए कुछ भी कर सकता था और उन्हें कभी भी कुछ होते हुए देख नहीं सकता था। बट आज का दिन कुछ अलग ही था। आज वांग जी की मदर गुस्से में मुंह फुला के बैठी हुई थी क्योंकि उसके पति जी हमेशा काम में बिजी रहते हैं। आज उनका एनिवर्सरी था, बट वो भूल गए थे और वो काम में बिजी थे, इसीलिए वो मुंह फुला के बैठी हुई थी कि वो कभी भी उन्हें घुमाने नहीं लेके जाते हैं। एक दिन ही तो उनकी लाइफ में ऐसा आता है जो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, बट आज के दिन भी आप बिजी हो, ये बोलकर वो मुंह फुला के बैठी हुई थी। और ये बात सुनकर वांग जी अपनी मदर के पास जाते और कहते हैं, मदर क्या हुआ आपको? ये सुनकर वांग जी की मदर कहती है, देखो अपने फादर को हमेशा काम में बिजी रहते हैं। मैंने आज बोला था कि मुझे वेकेशन पे जाना है, बट देखो वो फिर से काम पे लगे हुए हैं। अगर आज मैं घूमने नहीं गई ना, तो मैं इनसे 1 महीने तक बात नहीं करूंगी। वांग जी बता दो इन्हें। ये बोलकर वो मुंह फुला के बैठी हुई थी, जिसे सुनकर वांग जी कहता है, ओ मदर कोई बात नहीं, मैं फादर को मनाता हूँ। ये बोलकर वो अपने फादर के पास गया था, वो अपने फादर को मनाता है। उसके फादर कहते हैं, वांग जी देखो बहुत ज़्यादा काम है, मैं घूमने नहीं जा सकता, तो अपनी मदर को समझाओ ना, बच्चों की तरह जिद कर रही है। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, फादर चले जाओ ना, ठीक है मैं आप लोगों के लिए जेट को रेडी करता हूँ, आप दोनों घूम के आइएगा। ये सुनकर उसके फादर कहते हैं, वांग जी फालतू में पैसे वेस्ट मत करो, और हम दोनों के लिए जेट नहीं नहीं रहने दो, हम लोग कहीं नहीं जा रहे। ये सुनकर उसकी मदर कहती, देखा हमेशा ऐसे करते हैं, मुझे ना इनसे बात ही नहीं करनी। ये बोलकर वो वहां से उठ के जा रही थी, तभी सी चैन उसकी वाइफ आते हुए कहते हैं, अल्ले
फादर चले जाओ ना, कितना अच्छा दिन तो है, आप दोनों की एनिवर्सरी है। फादर आप चले जाओ, ये बोलते हुए वो उन्हें मना रहे थे। यहाँ तक कि लैन कुरैन भी बोलने लगा है, हाँ ब्रदर जाओ ना, शाओ जी इतने मन से बोल रही है, इतने सालों में एक बार ही तो बोलती है शाओ जी। ये सुनकर उसकी शाओ जी यहाँ की वांग जी की मदर कहती है, हाँ देखो ना, मैं कितने दिनों के बाद तो बोल रही हूँ कि चलते हैं, बट देखो ना ये मना कर रहे हैं। मैं सच में बोल रही हूँ कि मैं ना इनसे बात नहीं करूँगी। ये बोलकर वो फिर मुंह बना लेती है, जिसे देखकर हमारा जिंगी अपने ग्रैंडपा के गोद में बैठ जाता है और कहते हैं, ग्रैंडपा जाओ ना आप, ग्रैंडमा देखो ना कितनी ज़्यादा प्यारी है, आपको वो कितने प्यार से बोल रही है। आपको पता है जब बाबा मुझे घुमाने लेके जाते तो मैं कितना ज़्यादा सैड हो जाता हूँ। तो ग्रैंडमा का भी मन करता है ना, जाने दो ना, जाओ ना। ये बोलते हुए वो उसे बहुत प्यार से मना रहा था, जिसे देखकर लैन चिंग हैंजून कहते, ओके माय शैतान बच्चा, ठीक है तुम्हारी ग्रैंडमा को बोल दो कि तुम रेडी रहो, हम आज शाम को ही निकलेंगे। ये सुनकर उसकी ग्रैंडमा भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी। वो कह रही ओके, ये बोलकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तभी चिंग हैंजून कह रहे, ठीक है तो बस हम दोनों का फ्लाइट बुक करना, क्योंकि आज हम लोग का स्पेशल डे है। ये सुनकर हमारी लैनी शर्मा गई थी। वो कहती, नहीं नहीं पूरी फैमिली चलते हैं। बट वांग जी कहता है, नहीं मदर काम है ना, यहाँ काम भी देखना पड़ेगा। यहाँ तक कि वो लोग भी कहने लग गए, हाँ हाँ आप लोग ही जाओ, आप लोगों का आज स्पेशल डे है। तभी वांग जी कहता है, ठीक है तो मैं आप लोगों के लिए जेट बुक कर देता हूँ। ये सुनकर उसके फादर कुछ कहते कि तभी लैनी कहती, नहीं नहीं जेट बुक मत करो, आज हम नॉर्मल इंसान की तरह नॉर्मल फ्लाइट से जाएंगे। क्यों, आज मैं पुरानी यादों को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। आपको याद है जब हमारी शादी पहली पहली बार हुई थी तो हम कैसे अपने हनीमून पे नॉर्मली फ्लाइट से गए थे, जिसमें मुझे कितना डर लग रहा था और आपने मेरे हाथ को पकड़ के रखा था। मुझे आज वही वाला मोमेंट याद करना है, प्लीज़ ना नॉर्मली फ्लाइट से चलते हैं। ये सुनकर चिंग एंजन उसके पास आते उसे साइड गले लगाते हुए कहते, ठीक है आज मेरी बाओबी को जैसा मन करेगा हम वैसा ही करेंगे, जैसी आपकी मर्जी आज हम वैसे ही करेंगे रानी साहिबा। ये सुनकर सभी लोग मुस्कुराते हैं, वहीं वांग जी भी मुस्कुराता है। वैसे तो वांग जी दुनिया वालों के लिए बहुत ज़्यादा कोल्ड, बहुत ज़्यादा रूथलेस है, अपने काम पे बिल्कुल भी वो ढीलापन नहीं देखता है। बट अपने घर पे वो बहुत ज़्यादा चुलबुला है, बहुत ज़्यादा बातूनी है, और साथ ही वो अपने मदर को और अपनी भाभी मैंग ग्याओ को बहुत ज़्यादा टीज़ करता है। मैंग ग्याओ भी वांग जी की इन बातों से बहुत ज़्यादा ब्लश होता था, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा शेमलेस था। वांग जी कुछ भी बोल देता था, यानी कि वांग जी यहाँ पर नटखट भी है, बट सिर्फ घर वालों के लिए, बाहर वालों के लिए तो वो बहुत ज़्यादा कोल्ड पर्सन है, जो किसी भी से बातें नहीं करता। सभी लोगों को वो पनिशमेंट में पनिशमेंट देता रहता है। अब हम आगे देखते हैं, चिंगेन जुन और हमारी लैनी फ्लाइट के लिए चले गए थे। वहीं वांग जी, मैंग ग्याओ, सी चैन, लैन कुरैन, हमारा छोटा सा जिंगी उन लोगों को एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने जाता है। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे अपने मदर और फादर को खुश देखकर। फिर वो लोग फ्लाइट में बैठ जाते हैं और फ्लाइट टेक ऑफ कर जाता है। वांग जी, मैंग्यो, सी चैन, जिंगी और हमारे लैन कुरैन वहाँ से जस्ट निकले ही थे कि अचानक ही बहुत तेज से ब्लास्ट की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो सब शॉक हो गए थे कि आखिर क्या बजा। वो लोग इधर उधर देखने लग गए थे कि तभी बाहर से बहुत ज़्यादा शोर शराबों की आवाज़ आने लग गई। जैसे ही वो बाहर उतरते हैं वो पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है। ये सुनकर एक पर्सन बताता है कि देखो आसमान में प्लेन ब्लास्ट हो गया। ये सुनकर वो सब लोग शॉक, वो लोग घबराए हुए थे कि कहीं वही वाला प्लेन तो क्रैश नहीं हो गया जहां उसके मदर और फादर थे। वो लोग भागते हुए बोर्डिंग एरिया पे जाते हैं और वो सब पूछने लग गए थे कि आखिर कौन सा प्लेन ब्लास्ट हुआ है। वहाँ पर एक ही पर्सन नहीं था जो ये बात पूछ रहा था, वहाँ पर हज़ारों लोग थे जो अपनी फैमिली को वहाँ पर सी ऑफ करने आए थे। सभी लोग पूछने लग गए थे, बहुत ज़्यादा हड़कंप मच गई थी वहाँ पर, क्योंकि उस प्लेन को उड़े हुए सिर्फ
7 मिनट ही हुए होंगे, या कहूँ तो 5 मिनट ही हुए होंगे, अचानक ही वो ब्लास्ट हो गया। कैसे हुआ? सभी लोग बस यही बातें पूछ रहे थे। वहीं वांग जी तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था। वो अपने मदर फादर से बहुत प्यार करता था। वो वहाँ पर गार्ड से पूछने लग गया, बट गार्ड बहुत ज़्यादा ही शॉक थे। वो भी शॉक थे यार, अचानक से ये हुआ। तो वो लोग भीड़ को हैंडल करने में लगे पड़े थे। वहीं वांग जी बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा था, इसीलिए वो जल्दी से मैनेजर के पास जाने वाला था, बट गार्ड्स उसे रोक देते हैं क्योंकि वांग जी अभी नॉर्मल कपड़ों में था और वांग जी ज़्यादा सोशलाइज होता नहीं है बाहर वालों के सामने, इसीलिए ज़्यादा लोगों को वांग जी का फेस पता भी नहीं। बट हाँ, नाम बहुत अच्छे से पता है। अभी वांग जी का फेस देखकर कोई भी पहचान नहीं पा रहा था, इसीलिए वांग जी को वो जाने से रोकते हैं क्योंकि अभी फैमिली गुस्साई हुई है, और अगर ऐसे में किसी भी इंसान को वो अपने मैनेजर के पास जाने भी दिएंगे ना, तो उनके मैनेजर के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। यही सोचकर वो गार्ड वांग जी को रोक रहे थे क्योंकि वो वांग जी को नॉर्मली इंसान समझ रहे थे। क्या पता वांग जी उसके मैनेजर पे हाथ वाथ उठा दे, तो इसीलिए वो रोके जा रहे थे, जिससे वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। वो जल्दी से अपने सेक्रेटरी को फ़ोन करता है और वो सेक्रेटरी जल्दी से मैनेजर को फ़ोन करता है। मैनेजर भागते हुए वहाँ पहुँचता है और वो वांग जी के सामने बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था। वो वांग जी और उसकी पूरी फैमिली को कैबिन में लेके आता है। वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो तो उसका कॉलर ही पकड़ लेता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, कौन सा फ्लाइट था, कौन सा फ्लाइट था जो अभी ब्लास्ट हुआ है। ये सुनकर वो मैनेजर बताता है कि सर ये वाला फ्लाइट था, ये बोलकर वो फ्लाइट का नंबर बताता है। ये सुनते ही वो सब लोग ऐसा फील कर रहे थे जैसे उनके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गया होगा, क्योंकि उसी फ्लाइट में तो उनके मदर और फादर भी बैठे हुए थे। वांग जी बहुत ज़्यादा शॉक था। वो शॉक था इसलिए क्योंकि वो फ्लाइट जो ब्लास्ट हुआ है, एक तो उसमें उसके मदर फादर थे और दूसरा वो उसकी कंपनी का प्लेन था। उसकी कंपनी का प्लेन क्रैश कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? वांग जी का हाथ मुट्ठी कसा हुआ था। उसके आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू भरे पड़े थे। वांग जी को संभालते हुए सी चैन उससे दूर करता है। वांग जी अपनी गगा से कहते हैं, ग गगा बाबा माँ माँ, वो ये बोलते हुए वो अपने मतलब भाई के गले लगकर बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। वहीं लैन कुरैन भी बहुत ज़्यादा उदास थे। मैंग याओ भी रो रहा था। वहीं हमारा जिंगी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, इसीलिए वो बस उन लोगों को तरफ देखे जा रहा था। तभी वांग जी कहते हैं, मैं वो कहाँ कहाँ गिरा है ये प्लेन, ये बोलकर वो उस मैनेजर का फिर से कॉलर पकड़ लेता है। वो मैनेजर कुछ बता नहीं पा रहा था क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था। तभी एक पर्सन बताता है कि ये कुछ ही दूर में गिरा है। ये बोलकर वो उस जगह का नाम बताता है और वांग जी उसकी पूरी फैमिली बिना देरी किए उस जगह के लिए निकल चुके थे। वहाँ बुरी तरीके से प्लेन में आग लगी हुई थी क्योंकि उसे मतलब 5 मिनट ही हुआ था यहाँ से निकले, उसमें बहुत ज़्यादा फ्यूल भरा पड़ा था, जिस वजह से वो बहुत बुरी तरीके से ब्लास्ट हुआ था। उसमें जितने भी इंसान थे वो बहुत बुरी तरीके से जल चुके थे। वांग जी को अपने मदर फादर का शव भी मिल नहीं रहा था। वहाँ तो किसी का भी शव नहीं मिल रहा था। सभी शव को, या कहूँ तो जितने भी इंसान थे जो उस प्लेन क्रैश में खत्म हो गए थे, वो उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाते, उनका पोस्टमार्टम किया जाता है, या कहूँ तो इनकी डीएनए से चेक किया जा रहा था कि कौन किस फैमिली का है। पूरे 10 घंटे लगे थे। पूरे 10 घंटों के बाद फाइनली वांग जी को पता चला था कि उसके मदर फादर अब इस दुनिया में नहीं है। वांग जी पूरा बौखला गया था। आखिर ये क्या हो गया? आखिर ये कैसे हो गया? आखिर वो वो उस प्लेन में कौन सी कमी थी? वांग जी ये पता नहीं कर पा रहा था कि आखिर वो ब्लास्ट हुआ तो हुआ कैसे। सभी लोग कह रहे थे कि शायद तक ये पायलट्स की गलती है, पायलट्स नहीं कुछ किया होगा, बट कोई भी अंदाजे से नहीं बता पा रहा था, कोई भी पक्के से नहीं पा रहा था कि आखिर इसका कारण क्या है। सभी लोग अब ब्लैक बॉक्स का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि उसी में सभी लिखा जोखा सब रहता है। सारे लोग अब उसी बॉक्स का इंतज़ार कर रहे थे। वहीं वांग जी भी उसी बॉक्स का इंतज़ार कर रहा था। वो भी जानना चाहता था कि आखिर इस इसमें
कमी क्या थी, इस प्लेन में कमी क्या थी। अगर उसे पता चला कि कमी क्या थी तो वो सभी लोगों को, जितने भी लोगों ने उस प्लेन को बनाया था, सबको तबाह कर देगा। यही सोचकर वांग जी की मुट्ठी कसी हुई थी। वही उसके भाई, उसकी भाभी और सारे लोग मातम में मतलब उनका पूरा घर मातम में छा चुका था। वांग जी गुस्से में बिना कुछ खाए पिए बस उस ब्लैक बॉक्स को वेट कर रहा था। कुछ ही दिनों में ब्लैक बॉक्स भी वांग जी के कंपनी में आ जाता है, क्योंकि जिस कंपनी का प्लेन होता है, जिस कंपनी का वो ब्लैक बॉक्स रहता है, वही कंपनी उसको कोट कर सकती है, बता सकती है कि आखिर हुआ क्या था। जैसे ही वांग जी को पता चलता है, वांग जी की फैमिली को पता चलता है कि वो ब्लैक बॉक्स उनके उस मतलब कंपनी में आ चुका है, वांग जी बिना देरी किए कंपनी पहुंच जाता है। कंपनी में बहुत सारे लोग थे जो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि वे मतलब जो हमारे चिंगहन जुन थे, हमारी जो लैनी थी बहुत ज़्यादा प्यारी थी। वो पूरे कंपनी को अपने बच्चे जैसा समझती थी। वहाँ के सदस्य भी, वहाँ के कंपनी के कर्मचारी भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। इसीलिए जब उनकी मौत हुई तो वो भी बहुत ज़्यादा ही घबराए हुए थे, बहुत ज़्यादा ही सैड थे। और वो भी जानना चाहते थे कि आखिर ये सब हुआ कैसे, क्योंकि वो भी मानते थे कि लैंड कंपनी कभी भी कुछ भी मतलब बुरा सामान बना ही नहीं सकती है। तो आखिर कारण क्या था वो भी जानना चाहते थे, इसीलिए सभी लोग जी जान से मेहनत करने लग गए थे। वही वांग जी तो सब पे चिल्लाने ही लग गया था कि जल्दी करो, मुझे देखना है कि आखिर मेरे मदर फादर की मौत किसने की है, आखिर इतने सारे लोगों की जान कैसे गई है, वो जानना चाहता था। वांग जी इन दिनों में बहुत बुरी हालत में आ चुका था। वांग जी जो हमेशा ही एक बॉसी लुक में रहता था, आज उसका हुलिया कुछ अलग ही हो चुका है। उसके बाल सेट नहीं है, उसके कपड़े भी मतलब ऐसा लग रहा है कि जिस दिन से उसके मदर फादर की डेथ हुई है, उस दिन से जिस कपड़े में वांगजी था वो वही कपड़ा पहन के घूम रहा है। वो कुछ भी सोना वोना कुछ भी उसका ठीक नहीं है। वांगजी दिन भर बस अपने मदर फादर के ख्वाबों में खोया करता है। आखिर क्यों उस दिन वांगजी ने जिद किया था, आखिर क्यों उसने वांगजी मतलब आखिर क्यों वांगजी ने अपने फादर को मनाया था वहां जाने के लिए। वांगजी इसी बात से अपने आप को कोसा करता था कि आखिर क्यों ये सब हुआ है, क्यों वो अपने प्लेन में अपने जेट में वांग मतलब अपनी फैमिली को भेजता, अपने मदर फादर को भेजता, कम से कम वो सेफ तो रहते। बट वो अपनी फैमिली के बारे में, अपने मदर फादर के बारे में कैसे सोच सकता है जब इतने सारे लोगों की मौत हुई है। वांग जी जानना चाहता है। वांग जी उस इंसान को नहीं छोड़ेगा जिसके कारण ये हुआ है। यही सोचकर वो बस गुस्से में अपने सारे एम्प्लॉयज़ को कह रहा था कि जल्दी पता करो। वहाँ पर कुछ पुलिस वाले भी थे जो वांग जी के इस बर्ताव को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक थे। बट वांग जी के इस ऑरे से वो भी डरे हुए थे, इसीलिए वो शांति से बगल में खड़े हुए थे, क्योंकि वो भी देखना चाहते थे कि आखिर क्या हो रहा है। क्योंकि ऐसी कंडीशन में ना ब्लैक बॉक्स का जो हर एक बात रहता है, कुछ कंपनी अपने जो फॉल्ट रहती उसे छुपाने के लिए, अपने आप को सही बताने के लिए वो कुछ चाल चल देते हैं, और जो सच्चाई रहती उसे छुपाकर सारा ब्लेम वो या तो वेदर के ऊपर डाल देते हैं, या फिर वो फ्लाइट अटेंडेंस के ऊपर डाल देते हैं, या फिर प्लेन जो पायलट रहते हैं उनके ऊपर डाल देते हैं। तो ऐसा ना करे, इसीलिए पुलिस को वहाँ रखा जाता है ताकि वो लोग भी देख सकें कि आखिर क्या चल रहा है। हाँ, उन्हें समझ तो नहीं आता, बट हाँ वो देखते हैं कि कुछ गड़बड़ी ना हो। वैसा ही यहाँ पर भी पुलिस थे, सारे लोग देख रहे थे, यहाँ तक कि वो शौक भी थे, क्योंकि वांग जी खुद बोल रहा था कि उन्हें सच्चाई जाननी है। वांग जी की ऐसी बातें सुनकर उनको ये तो पता चल गया था कि वांग जी यानी कि जो कंपनी का मालिक है उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। वांग जी के सारे जितने भी वर्कर्स थे वो अच्छे से काम करते हैं, और पूरे 5 घंटों के बाद वो कोड वोट करके सब पता लगाते हैं, जिसमें उन्हें एक आवाज़ आती है, मेरे मेरे हमारे फ्लाइट का एक हिस्सा टूट गया है, जिस वजह से हमारा फ्लाइट डिसबैलेंस हो गया और वो नीचे गिरते जा रहा है। हम हमारे फ्लाइट से कंट्रोल खो चुके हैं, मेरे हमारी हेल्प कीजिए मेरे। ये बोलते हुए वहाँ पर हमारे उस पायलट की आवाज़ आ रही थी, और अचानक ही वो फ्लाइट ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी आवाज़ भी उसमें आती है।
जिसे सुनकर वांग जी की आंखें भर आई थी। वो तुरंत ही अपने आँख को बंद कर लेता है और अपनी मुट्ठी कस लेता है। प्लेन का एक हिस्सा गायब हो गया था, टूट गया था। इसका मतलब है कि प्लेन को अच्छे से बनाया नहीं गया। किसने बनाया था ये बोलकर वांग जी गुस्से में चिल्लाता है, जिसे सुनकर जो उनके कर्मचारी थे वो बताते हैं कि सर, इसके बारे में हम जल्द से जल्द मतलब जांच पड़ताल करते, क्योंकि जो ये प्लेन था उसे बनाया गया था 5-6 साल पहले। ठीक है, और उनका एक ही प्लेन तो नहीं था, वो एक ही कंपनी के साथ तो जुड़े नहीं थे, वो बहुत सारी कंपनियों के साथ जुड़े थे। और सारी कंपनियां ऐसा वैसे ही काम करती थी, प्लेन बनाने का, प्लेन को मैन्युफैक्चरिंग करने का, प्रोडक्ट बनाने का। तो सब जांच पड़ताल करना पड़ता है ना भाई। तो यहाँ पर वो लोग करने लगते हैं। वांग जी भी बिना सोए बिना खाए पिए उसके साथ ही जांच पड़ताल करने लगता है, और ये बात भी मीडिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने लग जाती है कि लैंड कंपनी के द्वारा बनाई गई एक प्लेन बर्बाद हो गई और उसका पूरा जिम्मेदारी लैंड कंपनी उठा रही है। हाँ, लैंड फैमिली ने इसकी पूरी जिम्मेदारी उठाई, और साथ में जितने भी लोगों की डेथ हुई है उन लोगों को वो 1-1 लाख दे रहे, क्योंकि ये हमारी सरकार का एक नियम ही है। सिर्फ हमारी सरकार का नहीं, पूरी दुनिया का ये नियम है कि अगर कोई भी इंसान फ्लाइट में मर जाता है या फिर फ्लाइट क्रैश हो जाती है जिससे उसकी बॉडी बुरी मतलब आप समझ सकते हो कि क्या बोल रही हूँ। अगर फ्लाइट में कुछ भी होता है तो फ्लाइट के हर एक रूल के हिसाब से सभी लोगों को, सभी यात्रियों को 1-1 करोड़ दिया जाता है, और 1-1 करोड़ सिर्फ कंपनी वाला देता है और उसके बाद सरकार और देता है। उस टाइम वांग जी की भी फैमिली खत्म हुई थी, उस टाइम वांग जी के मदर फादर की भी डेथ हुई थी। तो वांग जी जानता था कि पैसे से उसकी फैमिली वापस नहीं आ सकती है, बट ये उनका नियम था तो उन्हें देना पड़ा। हाँ, लोग उन्हें कोस रहे हैं कि आखिर हमें पैसे हमें पैसे देकर वो क्या जताना चाहते हैं, हमारी फैमिली को हमें वापस करो। सभी लोग लैंड कंपनी को ट्रोल करने लग गए थे। वहीं वांग जी, उसे इन सब से अभी कोई मतलब नहीं था, वो तो बस उस इंसान को ढूंढना चाहता था जिसके कारण ये सब हुआ है। बट लैन कुरैन और लान सीचैन सभी कुछ संभाल रहे थे, क्योंकि वो अपने कंपनी को भी बर्बाद होते नहीं देख सकते, क्योंकि उनकी कंपनी है, वो मालिक है वहाँ के। ठीक है, वो ख़त्म हो जाए तो ख़त्म हो जाए, बट उस कंपनी के साथ लाखों कंपनियां जुड़ी हुई है, लाखों कर्मचारी जुड़े हुए हैं, लाखों लोग जुड़े हुए हैं, लाखों ट्रेडर जुड़े हुए हैं। अगर कुछ भी हुआ तो कंपनी क्रैश होगी, कंपनी क्रैश होगी तो सारे जितने भी कंपनी उनके साथ जुड़े हैं उनका भी पैसा लॉस होगा। और वो चलो छोड़ो, अगर हुआ तो हुआ, बट वहाँ जो काम करे उन कंपनी मतलब कर्मचारियों का क्या होगा, उनकी लाइफ में कितना कुछ हो जाएगा। वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, इसीलिए वो अपनी कंपनी को बचाने के लिए बहुत कुछ करने लग गए। वही वांग जी उस पर्सन को ढूंढने में बहुत ज़्यादा जी तोड़ मेहनत कर रहा था। फिर धीरे धीरे करके उन्हें पता चला कि ये जो मॉडल बना था, मतलब कि जो उन्होंने मटेरियल लाया था, वो मटेरियल कहाँ का था, उस मटेरियल को बनाकर एक ढांचे में किसने बनाया, फिर वो ढांचे को किसने जोड़ा, सभी कुछ पता चला। और हर एक चीज़ को अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद उन्होंने फाइनली जैन कॉम्प्रेशन यानी कि उनको जियांग फैमिली के बारे में जियांग फैमिली के बारे में पता चला, जिन्होंने ये गद्दारी किया था, जिन्होंने अपना फ़ायदा देखते हुए इतना बड़ा काम किया था। वांग जी का तो पूरा खून ही खौल गया था। वो जियांग फैमिली को बहुत ज़्यादा बुरी मौत देना चाहते थे। उनकी पूरी फैमिली को तबाह कर दिया उन्होंने। उसके माता पिता जो उसकी जान थे उसे तबाह कर दिया। इतने सारे लोग, इतने सारे बच्चों की जान जियांग फैमिली के कारण चली गई, तो वो इतनी आसानी से उसे कैसे जाने दे सकते हैं। इसीलिए वांग जी सीधा ही जियांग फैमिली के पास चला गया, जियांग फैमिली के पास चला गया। वही जियांग फैमिली जब उस एक्सीडेंट के बारे में सुनता है, जब वो सुना तब वो शॉक हो गया था। वो भी दिल का ज़्यादा बुरा नहीं है यार, हाँ लालची है, बट दिल का बुरा नहीं है। इसीलिए उसे भी शॉक लगा था इतने सारे लोगों के जान जाने के बाद।
वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। उसने ये जानबूझ के नहीं किया था। वो बहुत ज़्यादा पैनिक करा था। वो अब क्या करे? अगर अगर लोगों को पता चला कि उसके कारण ये हुआ है, तब उसकी कंपनी तो पूरी बैंकरप्ट हो जाएगी। और लैंड कंपनी, उसने लैंड कंपनी के साथ धोखा किया है। अगर लोगों को पता चला, लैंड कंपनी को पता चला, लान वांगजी को पता चला, तब क्या? उसने लान वांगजी के बारे में सुना है। लान वांगजी जो लैंड फैमिली में सबसे ज़्यादा क्रूर माना जाता है। लान सितान, लान चिंगेंजोन, लैंड कुरेन नॉर्मल है। मतलब वो थोड़े गुस्से वाले हैं, बट वो समझ भी जाते हैं। नॉर्मली उन्हें समझाओ तो वो समझ जाएंगे, बट लान वांगजी बिल्कुल भी गद्दारी को सहन नहीं करता। और अब तो उन्हें ये भी पता चला कि लैंड कंपनी के जो मालिक थे, हमारे चिंगेंजुन और लैनी, उनकी भी मौत वहाँ हुई है। तब तो उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि लान वांगजी पूरा आग बबूला होगा। वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। और इस बारे में जब मैडम यू को पता चलता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी कि अब क्या होगा। जेंग फैम ने डिसाइड कर लिया था कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने बच्चों को लेकर, अपनी वाइफ को लेकर, अब विंग को लेकर यहाँ से चला जाएगा। बट वो वहाँ से निकल पा रहे उससे पहले ही उसके घर में वांग जी आ गया था अपने पूरे गार्ड्स को लेकर। वांग जी जो एक डॉन की तरह वहाँ आया था, जो बहुत ज़्यादा ही डार्क ऑरे में था। वांग जी को देखते ही जेंग फैम की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। वहाँ पर मैडम यू अपने दोनों बच्चे और विंग के साथ खड़ी हुई थी। जेंग फैम में उन सभी को वहां से जाने को बोलते हैं, इशारा करते हैं, बट वो जा पाती उससे पहले ही वांग जी के सारे गार्ड्स ने उन लोगों को पकड़ लिया था। वो सारे लोग अभी घुटनों पे बैठे हुए थे। वहीं वांग जी गुस्से में जेंग फैम को बहुत बुरी तरीके से मारने लग गया था। लात ही लात में वो मारते जा रहा था। वो गुस्से में उसे शूट करने वाला था, पर तभी विंग भागते हुए आता है, वांगजी को वो धक्का देता है और वो जेंग फैम को गले लगाते हुए कहता है, अंकल अंकल आप ठीक हो ना? इस बुले का गन ने आपको मारा। ये बोलते हुए वो रो रहा था। वही जेंग फैम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। वो विंग को यहाँ से जाने को बोलते हैं, क्योंकि विंग एक बच्चा है। मतलब हाँ वो बड़ा है, बट अभी दिमाग तो बच्चे जैसा है ना। विंग को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ हो क्या रहा है, बट वो इतना जानता है कि उसके अंकल को बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है। और उसे भी पता है मार का दर्द, क्योंकि मैडम यू उसे बहुत मारती है। मैडम यू उसे बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं करती, हमेशा ही घर के काम करवाती रहती है, उसे खाने को नहीं देती, हमेशा ही विंग को ज़मीन पर बैठ के खाना पड़ता है, वो भी बहुत ज़्यादा नाम के बराबर। तो विंग को पता है कि जब कोई मारे तो कैसा फील होता है। वही जेंग फैमिया उनके साथ यानी कि विंग के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इसीलिए विंग जेंग फैमिया को कुछ होते हुए नहीं देख सकता। इसीलिए वो जेंग फैमिया की बहुत ज़्यादा ही टेक केयर करे। वही हमारा जेंग चैंग, यान ली, मैडम यू तो दुबक कर दूर में बैठी हुई है। उनका बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रहा था वांग जी और इन सभी लोगों के पास जाकर लड़ाई करने की। बट विंग, उसकी हिम्मत देखो, उसका दिमाग नहीं है अभी, बट फिर भी वो हिम्मत जुटाकर वांग जी के सामने जेंग फैमिया को बचाने गया है। जेंग फैमिया विंग को वहां से हटने को बोलते, जाने को बोलते हैं, बट विंग तो रोते हुए जेंग फैमिया को गले लगा लेते हैं, कहते हैं नहीं नहीं अंकल, ये ये गंदे काका आपको मार रहे हैं, मैं मारने नहीं दूंगा। ये बोलकर वो डट कर खड़ा हो गया था और वो वांग जी की आंखों में देखते हुए कहता है, आप इन्हें छूने की हिम्मत भी मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वैसे भी उसके गुस्से का पारा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई है। कितने दिनों से वांग जी सोया नहीं है। अपने मॉम डैड की मृत्यु देख के आया है वांग जी, इतने सारे लोगों की लाश देख के आया है वांग जी। अभी उसके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है। वांग जी गुस्से में आता है और विंग के बालों को टाइटली पकड़ के खींच देता है। विंग दर्द में चीख पड़ता है। वांग जी गुस्से में कहता है, तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, तुम्हें 1 मिनट नहीं लगेगा बर्बाद करते हुए। ये सुनकर जेंग फैम में बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। वो वांग जी के सामने घुटनों पे बैठ गए थे। वो वांग जी का पैर पकड़ लेते हैं और वो विंग को छोड़ने की गुहार लगाने लग गए। वो कहते हैं, लान वांग जी, इसमें विंग की कोई गलती नहीं है, उसे छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। बट वांग जी कहते हैं, मैंने तुम्हारे बेटे को हल्का सा टच क्या कर लिया, तुम्हें इतनी ज़्यादा आग लग रही है? जब
तुम्हारे सामने ये मरेगा तब तुम्हारा क्या होगा। मैंने अपनी मदर फादर की मौत देखी, इतने सारे लोगों की मौत देखी है, तो तुम्हें भी तो देखना चाहिए। तुम्हें भी तो पता चले कि आखिर फैमिली के जाने का दर्द क्या होता है। तुम ये बोलकर वो अपने गार्ड को इशारा करता है और कहता है, इन सभी को मार दो, जैंग फैमिली के सामने सबको मार दो, इसे पता चले कि आखिर मुझे कैसा फील हो रहा है। ये बोलकर वो जैंग फैमिली को गुस्से से देखता है। अभी भी विंग वांग जी के हाथों में ही था। वांग जी ने विंग के बालों को टाइटली पकड़ रखा था। विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि वांग जी ब्रूटली उसके बालों को पकड़ा हुआ था। विंग अपने बालों को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, बट वांग जी को इससे कोई भी दया नहीं आ रही थी। गार्ड्स मैडम यू, यानली और जेंग चेंग को मारने ही वाले थे, बट विंग और जेंग फैम में एक साथ चिल्लाते हैं कि नहीं, प्लीज़ प्लीज़ काका को कुछ मत करो, प्लीज़ आंटी को कुछ मत करो, प्लीज़ शीशे को कुछ मत करो। यहाँ तक कि लैन जैंग फैम में भी ये कह रहे थे, प्लीज़ उन सभी को कुछ मत करो, मैं मैं आपका गुनहगार हूँ, प्लीज़ आप मुझे मारो, बट इन लोगों को छोड़ दो। बट वांग जी का तो गुस्से का पारा चढ़ा हुआ था। मैडम यू भी रोने लग गई थी। वो कहती है, प्लीज़ हमें कुछ मत कीजिए, वैसे भी हमारे मरने से, हमारे जीने से इस जैंग फैमिली को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये हमसे प्यार नहीं करता। ये तो सिर्फ अपने उस भाई के बेटे से प्यार करता है, इस विवुशान से प्यार करता है। अगर इसे कुछ हुआ तो जैंग फैमिली मर जाएंगे। तो कुछ करना है तो इस विवुशान को ही करो। ये सुनकर लान वांग जी का आंख नैरो हो जाता है। वहीं जैंग फैमिली गुस्से से यू को चिल्लाते हैं। वो कहते, चुप रहो तुम। विंग लान वांग जी, विंग को कुछ मत करना, वो मेरे भाई का इकलौता बेटा है, उसकी आखिरी निशानी है वो कुछ मत करना। ये बोलकर वो लान वांग जी के सामने भीख मांगने लग गया था। वहीं लान वांग जी को बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। वो उसे देखता है और कहता है, ओ, तो ये है तुम्हारी सोने की चिड़िया जिसके अंदर तुम्हारी जान बसी हुई है। अगर मैं इसे तड़पाऊंगा तो तुम तड़पोगे, ठीक है। तो ये बोलकर वो विंग को खींचते हुए वहां से ले जाने लग गया, जिसे देखकर जेंग फैमा उठने की कोशिश कर रहा था। वो चिल्लाता है कि कहाँ ले जा रहे हो लान वांग जी, छोड़ दो उसे, वो एक बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता है, तुम छोड़ दो। बट वांग जी तो उसकी कोई बात नहीं सुनता। वहीं विंग रोते हुए वांग जी के हाथों में मुक्के मारे जा रहा था, बट वांग जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो विंग को खींचते हुए लेके जा रहा था। वही मैडम यू अपने दोनों बच्चों को गले लगा के बैठी हुई थी। उन्हें तो बहुत ज़्यादा ही दिल में सुकून मिल रहा था कि कम से कम उनकी जान तो बच गई। वहीं जैंग फैम में भागने की कोशिश करते हैं, वो वांग जी को रोकने की कोशिश करते हैं, बट वांग जी के गार्ड्स ने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा और वहीं पर ही मतलब पकड़ लिया था। जैंग फैम में पूरी तरीके से रो रहे थे क्योंकि वो दिल के पूरे नहीं थे यार, बट हाँ, उनके एक लालच की वजह से इतना कुछ हो गया। वो इसीलिए बहुत ज़्यादा दुखी थे, बट वो विंग को भी कुछ होने नहीं देना चाहते थे। इसीलिए वो उन गार्ड्स के सामने भीख न मांगने लग गए कि वो कुछ भी करेगा, मतलब वो कुछ भी करेगा बट विंग को छोड़ दो। बट गार्ड तो वांग जी के बातों के हिसाब से चलते हैं। वो जेंग फैमे को, मैडम यू को, उसके दोनों बच्चों को कैदी बना लेते हैं। उसकी पूरी जायदाद को वो तबाह कर देते हैं। पूरा का पूरा उनका जितना भी कंपनी था उनको बैंकरप्ट कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी विंग को खींचते हुए कार में लेके आता है और कार का गेट लॉक कर देता है। विंग अपने आप को छुड़वाने का ट्राई कर रहा था, बट वांग जी उसे बिल्कुल नहीं छोड़ता। वो उसे मतलब बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता है। वांग जी दूसरी तरफ आकर बैठता है। विंग बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, जिसके कारण वांग जी का गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच जाता है और वो विंग के गालों को अपने एक हाथ से दबा देता है। मतलब कि दोनों उंगलियों से वो विंग के गालों को बुरी तरीके से दबा देता है, जिस वजह से विंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। विंग उसके हाथ को हटाने का ट्राई कर रहा था, बट वांग जी उस हाथ को विंग के गालों पे और भी ज़्यादा प्रेस करता है, जिस वजह से विंग पूरा ही सीट पे लीन हो गया था। वांग जी की आंखें गोल्डन में शाइन कर रही थी। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसका पूरा फेरेमोन उस कार में फैलते जा रहा था, यहाँ तक कि उस कार का ड्राइवर भी सफोकेट हो रहा था। विंग की बात तो छोड़ ही दो, विंग का दिमाग पहले से ही बच्चों की तरह है।
जिस वजह से उसका और भी ज़्यादा बुरा हाल हो रहा था। विंग रोने लग गया था, बट वांग जी को कोई भी दया नहीं आ रहा था। वांग जी विंग को गुस्से से देखते हुए कहते हैं, चुप कर, नहीं तो अभी के अभी मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा जिससे तुमने सोचा भी नहीं होगा, और तुम्हारे उस अंकल को तो जान से मार दूंगा। ये सुनकर विंग डर गया था और वो डरी हुई आंखों से वांग जी को देखने लग गया था। वो अपनी डरी हुई आंखों से कहते हैं, प्लीज मेरे अंकल को कुछ मत करना, प्लीज मेरे अंकल को कुछ मत करना। ये बोलते हुए वो वांग जी को देख रहा था। वही वांग जी विंग को झटके से छोड़ता है और कहता है, याद रखना, तुम आज से मेरे सर्वेंट हो। आज से तुम्हें जो मैं बोलूँगा तुम वो करोगे, और वो तुम्हारा अंकल, उसे तो मैं तड़पा तड़पा के सजा दूंगा। ये बोलकर वो अपने ड्राइवर को कार चलाने को कहता है। उसका ड्राइवर भी कार चलाने लग गया था। वहीं भी बहुत बुरी हालत में था, क्योंकि वांग जी अपने फेरोमोन को कंटिन्यूअसली रिलीज किए ही जा रहा था। विंग को सफोकेशन हो रहा था। विंग कहता है, गगा प्लीज प्लीज ये बंद करो, मुझे सफोकेशन हो रहा है। ये बोलकर वो अपने हाथ पैरों को मार रहा था, बट वांग जी को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। विंग बहुत ज़्यादा बोल रहा था, जिसे देखकर वांग जी झटके से उसके बालों को पकड़ता है, उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है, शांत रहो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर विंग चुप हो गया था। उसे सफोकेशन तो फील हो रहा था, बट अब वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वांग जी विंग को झटके से छोड़ता है, जिस वजह से विंग का सर सीधा उस सीट पे लगता है और विंग वहीं पर ही बेहोश हो गया था। वांग जी मुंह बनाता है और फिर वो कार अपने डेस्टिनेशन यानी कि लैंड मैंशन के लिए चली गई थी। लैंड मैंशन के बाहर बहुत सारी मीडिया खड़ी हुई थी, बट वांग जी का कार उन सारे मीडिया को इग्नोर करते हुए अंदर जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स भी तो थे। सारे गार्ड्स उस मीडिया को रोकते हैं और फिर वो लोग अंदर जाते हैं। वांग जी फिर से विंग को उठाता है। विंग बेहोश था, जिस वजह से वो विंग को एकदम जोर से थप्पड़ मारता है और वो उसे उठाता है। विंग जो अभी बेहोश था, अचानक से थप्पड़ पड़ने की वजह से वो होश में आ जाता है। उसका गाल पूरी तरीके से लाल हो चुका था। वांग जी उसे खींचते हुए अंदर लेके जाता है। विंग घबराया हुआ था, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। वांग जी उसे लेकर सीधा ही मेन हॉल में फेंक देता है, जहाँ पर लान सीचेन, लान कुरैन, लान मैंग्याओ और जिंगी बैठे हुए थे। मैंग्याओ जब देखता है कि वांग जी किसी इंसान को ला रहा है, तो वो खड़ा हो गया था। यहाँ तक कि सीचेन और लैन कुरैन भी खड़े हो गए थे कि आखिर ये चल क्या रहा है। सीचेन जल्दी से विंग को लाते हैं और सबके सामने फेंक देते हैं। सब लोग शॉक थे कि वांग जी ये क्या कर रहा है। सब लोग पूछने लगे कि वांग जी ये क्या है। ये सुनकर वांग जी विंग की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, ये उस शख्स का बेटा है जिसने ये सब किया है। इसके ही अंकल के कारण आज हमारे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। उसके ही गद्दारी के कारण ये सब हुआ है। तो मैं इसे इजीली जाने नहीं दूंगा। मैं उसे पूरा बर्बाद कर दूंगा। मैं उसे फील करवाऊंगा कि कैसा फील होता है जब अपने ही सामने अपनी फैमिली को तड़पते हुए देखूं, अपने ही सामने अपनी फैमिली के मेंबर को मरते हुए देखूं। मैं उसे फील करवाना चाहता हूँ, बट एक ही दिन में मौत बहुत कम हो जाए। मैं उसे तिल तिल मरते हुए देखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इसे लेके आया हूँ। मैं इसके थ्रू उसे तड़पाना चाहता हूँ। ये बोलकर वो विंग को फिर से बालों से पकड़ लेता है। ये देखकर मैंगा को तो बहुत ज़्यादा ही बुरा फील हो रहा था विंग के लिए, क्योंकि ये लोग दिल के बुरे नहीं हैं। वांग जी भी दिल का बुरा नहीं है, बट अभी अपने माता पिता के मौत के कारण, इतने सारे लोगों की मौत के कारण वो बौखलाया हुआ है, इसीलिए उसके सोचने समझने की शक्ति पूरी तरीके से चली गई है। मैंगे ऑक्सीजन को कहता है कि आप वांग जी को कुछ समझाइए, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो उस लड़के का बुरा हाल कर देगा। ये सुनकर सीचन कहते हैं, इस टाइम हम वांग जी को समझा नहीं सकते। अगर हम वांग जी को समझाने गए तो वांग जी हम पे उल्टा भड़क जाएगा। ये सुनकर मैंगे कहता है, तो हम क्या उस लड़के को ऐसे ही तड़पते हुए देखेंगे यहाँ। ये सुनकर सीचैन अपना सर हाँ में हिलाते हैं, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो अपने भाई को बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। वांग जी अच्छे के टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट जैसे उसका क्रूर बिहेवियर स्टार्ट होता है, वो किसी की भी नहीं सुनता। उसे सिर्फ उसकी मदर ही शांत करवा सकती थी।
बट अब तो उसकी मदर भी इस दुनिया से चली गई है और अब तो वांग जी का पारा हद से ज़्यादा पार होगा। यही सोचकर सीचन बहुत ज़्यादा उदास थे। वहीं वांग जी विंग को लेकर स्टोर रूम में फेंक देता है और कहता है कि आज से तुम इसी जगह रहोगे। विंग रोता रहा, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, बट वांग जी उसकी बिना परवाह किए वहां के डोर को लॉक करके चला गया और अपने गार्ड्स को, अपने सर्वेंट को बता दिया कि यही इसे तड़पने दो, मरने की हालत में रखो, बट कोशिश करना कि ये मरे नहीं, क्योंकि इसे हम जिंदगी भर तड़पाने वाले हैं। ये सुनकर वो सारे गार्ड्स शॉक हो गए थे, सारे सर्वेंट शॉक हो गए थे, क्योंकि वो वांग जी का क्रूर बर्ताव देख रहे थे। बट वो भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो जानते थे कि वांग जी अभी अपने माता पिता की मौत से बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। तो उन्होंने भी हामी भर दी और फिर वो विंग को वहीं पर रखते हैं, बिना खाना बिना पानी दिए। और साथ ही वो ये भी देख रहे थे कि विंग को कुछ हो ना, क्योंकि वांग जी ने कहा है कि वो विंग को तड़पाना चाहता है बट मारना नहीं चाहता। वहीं दूसरी तरफ जैंग फैमिया और उसकी पूरी फैमिली को एक बड़े से गोडाउन में बंद किया गया था। उन लोगों को भी वैसे ही तड़पाया जा रहा था, यहाँ तक कि उनके सामने, यानी कि जैंग फैमिया के सामने एक बहुत बड़ा सा स्क्रीन रखा गया था, जहाँ वीडियो प्ले हो, जैसे जैसे विंग के साथ अत्याचार हो, वो सभी अत्याचार वांग जी जैंग फैमिया को दिखाना चाहते थे और जैंग फैमिया को वो तड़पाना चाहते थे। और आज के लिए बस इतना ही, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द लाऊंगी, तो फिर बाय बाय।